And good morning, all of you. Dear students, today our new topic, comparison of development indicator. Here will be compare of the China, India and Pakistan on the basis of the development indicator. अब कौन से पॉइंट है? 4 पॉइंट है हमारे यहाँ पे, वैसे 3 पॉइंट है बट 4 पॉइंट है। डेमोग्राफिक है, ग्रोथ है और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के बेस पे हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं, मीन के क्या मतलब चेक करते हैं। चाइना की जो पॉपुलेशन है, चाइना इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड विद 1357 million people. Then second, India ranks second with the data may be different है। डाटा क्या हो सकता है? डिफरेंट हो सकता है। इंडिया की जो रैंक है सेकंड रैंक है, वी नो वेरी वेल। और पॉपुलेशन ऑफ द पाकिस्तान आई थिंक इज 10% ऑफ द इंडियाज पॉपुलेशन। पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम कितने परसेंट है? 10% ऑफ इंडियंस पॉपुलेशन। तो हाईएस्ट पॉपुलेशन, वेरी वेल वी नो दिस पॉइंट। China is the most populous country in the world. Second is annual growth. Data may be the different, so we will just learn here the basic point on the basis of the development. जिस पे बेस पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं वो चेक कर लेना। पहला पॉपुलेशन के बेस पे करना है, एनुअल ग्रोथ के बेस पे करना है कि यहाँ पर जो ग्रोथ रेट है वो 0.49% की ग्रोथ रेट पॉपुलेशन में हो रही है। दिस इज ड्यू टू वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस इन चाइना 1970 में इंडिया ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी, 19 चाइल्ड पॉलिसी। आई थिंक इसके ऊपर से बैन भी हटा लिया गया है, अब 2 चाइल्ड पॉलिसी है। आई थिंक इंडिया की एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है? 1.24। इंडिया की 124 है। और सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो किसकी है? पाकिस्तान की। पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत कम है, 10% ऑफ इंडियंस, बट ग्रोथ सबसे ज्यादा। सेकंड पोजीशन इंडिया is at second position of population growth and the China is that lower. Density population, चाइना का जो क्षेत्रफल है वो डेंसिटी इज द लोएस्ट 145% per square kilometer due to the large geographical areas. India's density is 421%, यानी पर स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं? 421 रहते हैं। पाकिस्तान में कितने रहते हैं? 236 रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर में। और चाइना कितने है? चाइना का हमसे 3 गुना, चाइना का जो एरिया है वो हमारा 3.26 है और चाइना का 9 पॉइंट समथिंग है। तो ओबियसली जो डेंसिटी है वहां पर कम ही होगी, और सबसे ज्यादा जो डेंसिटी है वो इंडिया में है, 421% पर स्क्वायर किलोमीटर। क्लियर? हेलो, यस सर। बताना जस्ट एक मिनट दोबारा मुझे। द फर्स्ट पॉइंट वाज पॉपुलेशन, द सेकंड पॉइंट वाज पॉपुलेशन ग्रोथ, थर्ड पॉइंट डेंसिटी पॉपुलेशन। नेक्स्ट वन सेक्स रेशियो। चाइना सेक्स रेशियो इज 929 फीमेल पर 1000 मेल्स, यानी इन कंपेयर टू मेल्स कितने पाए जाते हैं? फीमेल 929। इंडिया में कितना पाया जाता है? 939। वो सबसे ज्यादा जो है वो किसका पाया जाता है? पाकिस्तान का, 947 दैट फीमेल्स पर 1000 मेल। और सबसे कम जो पाया जाता है वो किसका पाया जाता है? चाइना का पाया जाता है, 929। The data we will settle after in the 2021. हम 2021 में जब एग्जाम होंगे then we will see the data, accurate data हम उसको बाद में चेक करेंगे। But you write here the main basic point, पहला पॉपुलेशन का है, सेकंड पॉपुलेशन ग्रोथ का है, फिर भी थर्ड पॉइंट पॉपुलेशन से रिलेटेड ही है। एनुअल ग्रोथ रेट होने के बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, तीनों पॉइंट पॉपुलेशन के। Then fourth point is sex ratio and the fifth point is fertility rate, means number of children born by a women in the reproductive age of 15 to 45 years। कितने बच्चे जन्म लेते हैं? 1.6 बर्थ पर women in China और 2.6 बर्थ पर women
और सबसे जो कम है वो किसका है, पाकिस्तान का है, बर्थ पर वीमेन 3.3। सबसे ज्यादा जो बर्थ रेट ऑफ वीमेन है वो कहाँ पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है। अर्बनाइजेशन, ये अच्छा पॉइंट है। अर्बनाइजेशन, सबसे ज्यादा अर्बनाइजेशन किसमें है, चाइना में है। अर्बनाइजेशन का मतलब है हाउ मेनी पीपल आर लिविंग इन द सिटीज, कि शहरों में कितने परसेंट लोग रहते हैं, गांव में कितने लोग रहते हैं। तो इंडिया का जो है वो 32% है, 53%। आपको वो परसेंट याद ना रहा तो यू कैन राइट हियर, the most the people in the China are living in the cities, in the urbanization, and the 32%, the second position urban living in India, and sorry third position, और सबसे ज्यादा जो है आफ्टर दैट चाइना इज पाकिस्तान। पाकिस्तान में कितना पाया जाता है, पाकिस्तान आर रिजाइडिंग इन अर्बन एरियाज, 38% पीपल पाकिस्तान में शहरों में रहते हैं, और इंडिया में कितने रहते हैं, 32% लिविंग इन अर्बनाइजेशन, और बाकी जितना बचा 68% कहाँ पे रहता है, गांव में रहते हैं। और यहाँ पे 50% चाइना में मोस्टली पीपल कहाँ पे रहते हैं, शहरों में रहते हैं। ग्रोथ रेट आल्सो, जीडीपी भी देख लीजिए, सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट है। इंडिया जीडीपी बहुत पॉइंट है, तो इसका 7.2 ट्रिलियन है, तो इंडियन की जो जीडीपी है डॉलर में 3.3 है, और पाकिस्तान जीडीपी इज रफली अबाउट 10% ऑफ इंडियन जीडीपी, यानी 3.3 का 10% वो पाकिस्तान की जीडीपी है। चाइना इज हैज द सेकंड लार्जेस्ट, इट इज द लार्ज जीडीपी, सबसे ज्यादा पोजीशन है, सेकंड लार्ज आफ्टर अमेरिका, चाइना, and India GDP 3.3 only trillion, और पाकिस्तान is the 10% of Indian 10% of Indian GDP. It was the comparison on the basis of the some factors. Again we will see तीनों पहले वाले 3 पॉइंट किससे रिलेटेड हो जाएंगे? Yes please tell me. सैली पहला पॉइंट बताइए। हेलो। Population. सेकंड पॉइंट। Density. डेंसिटी। थर्ड पॉइंट। Sex ratio, annual growth, Annual GDP. growth of a population. The second पहला point है population, second annual growth of population, third point was the density, and the fourth point was sex ratio, and the fifth point was the fertility rate, and the main point is urbanization. Easily you can write, अगर आप इसको छोड़ना चाहते हो तो चिल्ड्रन बोर्न बाई छोड़ सकते हो, बट मेन पॉइंट याद हो जाएंगे, अर्बनाइजेशन एंड जीडीपी। नॉर्मल सी बात है, एक बार दोबारा रिवाइज करते, जीडीपी के बेस पे कर सकते हो, अर्बनाइजेशन के बेस पे कर सकते हो, थर्ड पॉइंट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन कर सकते हो, ग्रोथ कर सकते हो, और वन इज डेंसिटी एंड सेक्स रेशियो। ओके, these are the basis, these are the basic, on the basis you can do comparison. Now sectoral contribution, सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन हमने कौन कौन से पॉइंट किए थे? सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन में इंडिया पाकिस्तान के बारे में नहीं लिखा मैंने, something, let's say something point is left. Today we will be complete this chapter, on Monday we will start the next book. Listen please about here, पहले सुन लीजिए। सेक्टोरल कंप्यूटेशन कंट्रीब्यूशन, हमने पहले जो स्टडी किया था वो डेवलपमेंट के बारे में था, सेकंड हमने जो कंपैरिजन का पॉइंट था, अब थर्ड मेन पॉइंट आता है सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन, कि चाइना का कितना कंट्रीब्यूशन है। लेट्स सी, एरिया सुटेबल फॉर कल्टीवेशन इज अबाउट ओनली 10% ऑफ टोटल लैंड एरिया। किस सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन में, किस प्राइमरी सेक्टर का, सेकेंडरी सेक्टर का, टर्सरी सेक्टर का, हाउ मच कंट्रीब्यूट बाय द चाइना इन देयर इकोनॉमी। तो यहाँ पर बात आती है कि एरिया सुटेबल, कि चाइना में कितने परसेंट एरिया सुटेबल है, 10%, एंड द क्लाइमेट कंडीशन। Until 1980, more than 80% people in China were dependent on farming activity. Obviously, here we know, पहला एग्रीकल्चर, वो भी एग्रीकल्चर करते थे, हम भी एग्रीकल्चर में था, तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट वाज प्रोवाइडेड by the China in the to the peoples. It more than 80% people in the agriculture sector, only source of livelihood. However, government encourage leave their field activity like handicraft, commerce. This is the secondary activities, कि गवर्नमेंट ने भी बहुत एनकरेज किया पीपल को
फील्ड के बाद इन द सेकेंडरी एक्टिविटीज हैंडीक्राफ्ट, कॉमर्स एंड ट्रांसपोर्टेशन। दिस रिजल्ट, इसी के कारण आल्सो यू कैन राइट हियर अबाउट GLF, ग्रेट लीप फॉरवर्ड एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग बोथ आर द सेम थिंग। but GLF क्या था? GLF एक मिशन था, उस मिशन के तहत क्या किया गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन को सेटअप किया गया था। तो जब इंडस्ट्री की कंट्रीब्यूशन की बात आती है तो हम लिखेंगे दैट इसके बैक साइड में कौन था? हु वाज बिहाइंड इट? दैट GLF। GLF के बैक साइड में कौन था? कौन था इसको करने वाला, लाने वाला? मेयो से तंग। तो कब आया था GLF? GLF, just please keep quiet. I'm asking from Sneha. Yes, Sneha, give me answer. When GLF was introduced in China? Sneha, very good. Priyanka and Isha. Isha, आप याद नहीं कर रहे सर, पढ़ रहे हो, आप देख रहे हो, चेक कर रहे हो और बुक को बंद कर रहे हो। बुक को मत खोलो ईशा। नेक्स्ट प्रियंका। In 1958 sir. वेरी गुड। 1958 मैंने आपको बताया था सबसे पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म हुए थे 1953 में हुआ था। 1953 में पाकिस्तान में और चाइना में कब हुआ था? 1956। हेलो, 1958 में हुआ था जी बिल्कुल 58 में हुआ था। और उसके बाद 1988 में भी इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था ना। Yes. 1988 में और 1978 में भी हुआ था कुछ। चलो लेट्स सी द सेकंड पॉइंट। इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ वर्कफोर्स, कहते कि दिस रिजल्टेड, हुज रिजल्टेड? GLF, कॉमर्स, हैंडीक्राफ्ट। इससे क्या बढ़ा? वर्कफोर्स इन्वॉल्व। वर्कफोर्स में काम करने वालों की तादाद बढ़ गई थी। कितने परसेंट? एग्रीकल्चर 232 कंट्रीब्यूटिंग ओनली 10% टू GDP। डिक्रीज, दिस रिजल्ट डिक्रीज इन द प्रोपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन्वॉल्व्ड। एग्रीकल्चर में काम करने वालों की जो लोग थे वो कम होने लगे थे। व्हाई? बिकॉज दे हैव शिफ्टेड इन द सेकेंडरी सेक्टर। कि पहले लोग किसमें थे? एग्रीकल्चर में थे। तो अब क्या करने लगे थे? they shifted from the agriculture sector to secondary sector। तो एग्रीकल्चर 31% था पहले, तो it was 31%, but after it was left only 10% to GDP। सेकेंडरी सेक्टर वर्कफोर्स अब यहाँ पे बढ़ जाएगा, 33% से कितना बढ़ गया? 44%। secondary sector employment, a workforce, or you can write here number of the people transferred from the agriculture sector to secondary sector। So its result, it leads to increase number of people from 30% to 44%। कि 30% से लेके 40% तक, 44% तक 14% लोग क्या हुए थे? सेकेंडरी सेक्टर में ज्यादा होने लगे थे। सर्विस सेक्टर वर्कफोर्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा 39 to 46% टू GDP। This is a normal course of development। China shifted employment and output from agriculture to manufacture। हम यहाँ पर GLF के बारे में लिख सकते हैं, मेयो के बारे में लिख सकते हैं, उनकी पॉलिसी के बारे में लिख सकते हैं। टोटली अगर मैं एक ही बात में इसको संक्षिप्त में कहना चाहूँ, in brief, take care कि China that shifted, yeah, that transfer of agriculture sector to secondary sector and automatic it leads to service sector। तो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन किसका था? एग्रीकल्चर का, but due to GLF it convert into that is a industrialization area and it convert into transform that is a industrialization area and manufacturing sector। सेकेंडरी सेक्टर इंडिया में देखते क्या होगा। इंडिया में एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 40%, 18% टू GDP with 47% of workforce was involved। कितने परसेंट थे? 47%। इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड 25%। सर ये न्यूमेरिकल टर्म्स याद करना जरूरी है? परसेंटेज। हेलो, यस सर, परसेंटेज कंपैरिजन।
परसेंटेज का ऐसा है कि हल्का सा याद तो मतलब करना ही पड़ेगा ना, विदाउट परसेंटेज हाउ नहीं लिखा जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा। परसेंटेज के बेस पे तो कंपैरिजन होगा ना, बट ये है कि अचानक तो याद नहीं होगा। इसको ऐसा करेंगे ना, लास्ट के जो जो जनवरी मंथ होता है ना, उसमें डेटा याद करवाते हैं। बट आपको ये तो पता होना चाहिए ना कि चाइना का डेवलपमेंट कैसे हुआ था, जीएलएफ आया था, कब आया था, आने के बाद कौन लेके आया था, और कौन सी इंडस्ट्री किसमें बदल गई थी, ये तो पता होना चाहिए। हेलो, Yes, sir. एग्रीकल्चर सेक्टर कितना था पहले? 18 ओके सर। विद 18% टू, देखो छोटी छोटी बातें हैं, बिल्कुल आराम से याद करने का थोड़ा सा तरीका है भाई। एग्रीकल्चर पहले कितना परसेंट देता था? 18% टू जीडीपी को। कितने परसेंट लोग काम करते थे? 47%। देश कब आजाद हुआ था? 47 में। तो 47 वर्क फोर्स was involved in it agriculture। एक्चुअली मैंने बोला ना, डाटा के ऊपर काम करेंगे हम इन द मंथ ऑफ द जनवरी में, या मंथ ऑफ द दिसंबर में, या जनवरी में काम करेंगे। आप जब भी पेपर होगा, पेपर होने से 2 या 4 दिन पहले तभी आप नोट्स बनाओगे डाटा के, तो आप बिल्कुल सेपरेटली आप इसको याद करके जाना ही जाना पड़ेगा, और एट द प्रेजेंट टाइम याद होगा। अगर आज मैं कहता हूँ डाटा याद कर लो, ओब्वियसली आप इसको याद नहीं कर पाओगे, मुझे भी याद नहीं रहता अगर हम 6 महीने के बाद बात करें तो डाटा को याद करने का एक ही तरीका है, एक बार इसको जनरली समझो और भूल जाओ। भूलने के बाद हमेशा क्या होता है, दोबारा चीजों को रिकॉल करते तो वो अच्छी तरीके से याद हो जाती है। अभी चैप्टर जो पढ़ाया जा रहा है, मैं केवल आपको 30% या 40% चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। 30 और 40 का मतलब होता है जस्ट टू बिकम फेमिलियर विद द चैप्टर, बट रियलिटी कब आएगी? इन द क्लास। इन द क्लास बार बार टेस्ट होंगे, बार बार छोटे छोटे टॉपिक उठाएंगे, उनका टेस्ट लेंगे, तब जाके धीरे धीरे आपको इन चीजें क्या होंगी, रियलाइज होंगी। अभी तो जस्ट आप क्या कर रहे हो, अब आप केवल हिस्ट्री समझ रहे हो कि हिस्ट्री की तरह क्या है क्या था, बाद में पता चलेगा भी चैप्टर में याद एक्चुअली में जब आप करोगे तब ये इसको माना जाएगा कंप्लीट, अदरवाइज तो कंप्लीट थोड़ी है। मैंने पढ़ा दिया, आपने सुन लिया, this is only 10 and 15% that we are discussing about a chapter, but it's not 100% aim is going। ये नहीं जा रहा है कि मैंने पढ़ा दिया और आपने याद कर लिया और मैंने कहा भाई खत्म हो गया, नहीं, खत्म कुछ भी नहीं। अगेन एंड अगेन वी विल डू एक्सपेरिमेंट इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो ये तो 40, आप याद रखना हमेशा, 47% was people engaged in the agriculture sector in the India। 47% टोटली उठा लिया, और एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड 18% था। 15 अगस्त 1947 तो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड, 15 अगस्त का नाम तो वैसे बोल दिया मैंने, 47% का मतलब ओवरऑल इंडस्ट्रियल contributed 25% to GDP with the 25% of workforce involved। बहुत आसानी से याद किया जा सकता है कि जो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड था 25% था, 25% की वर्कफोर्स इन्वॉल्वमेंट था। डाटा के साथ अगर आप अपने फैक्ट को पॉइंट ऑफ रखते हो एग्जाम में, तो इट्स बिकम वेरी, ये क्या बन जाता है, इट्स बिकम वेरी, मतलब ये होता है कि अच्छा लुक्रेटिव बन जाता है, और एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस क्रिएट हो जाती है व्हेन यू से समथिंग अबाउट। जब आप कुछ भी कहते हो तो ठीक है, वो एक सिंपल सी बात होती है, बट यू जस्ट यू से योर पॉइंट विद फैक्ट। जब आप फैक्ट के साथ किसी पॉइंट को रखते हो तो हम कह सकते हैं उसके अंदर क्या जाती है, इंपॉर्टेंस आती है। मैंने कहा तमन्ना लेट रहती है, हमेशा लेट होती है, तो ये एक कॉमन पॉइंट है, बट मैं कहता हूं कि तमन्ना आज 19 मिनट लेट है, तो इट्स बिकम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये बहुत अच्छा एक फैक्ट जुड़ गया इसके साथ। कितने मिनट लेट है? 19 मिनट, 19 मिनट तमन्ना आज हमारे लेक्चर में लेट है। वो हमने कहा क्लासेस स्टार्ट हो रही है, फिर कहती कि सर वेयर वर यू, मैंने पूछा तमन्ना, तमन्ना कहती सर राम अवतार सर ने बुला लिया था, कहते कि बेटा तुम मेरी फेवरेट स्टूडेंट हो, आओ तुम्हें इंग्लिश का थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करवा देता हूँ तुम्हें। तो इसलिए राम अवतार सर उनको पढ़ाने लगे, अब क्लास में देर से आई है। ठीक है तमन्ना, सीख के आ गई राम अवतार सर से। तो इंडस्ट्री कंट्रीब्यूटेड 25%, 20 ध्यान रहेगा, इंडस्ट्री का जो था कंट्रीब्यूटेड 25% था। 20 आल्सो जस्ट यू कैन डिस्कस विद मी। मैंने कहा हमेशा डाटा को, स्टोरी को जस्ट डिस्कस विद योर ब्रदर सिस्टर मदर, आप उनसे डिस्कस करो, मुझसे डिस्कस करो। आप बिना, आप ना ऐसा मत सोचो किसी से पूछ रहे, सर को बता रहे, जस्ट डायरेक्टली लिख दो व्हाट्सएप पे, सर आपको पता है, डू यू नो एग्रीकल्चर सेक्टर हाउ मेनी पीपल वर एंगेज? 18%, 47%, sorry 18% contribution GDP, 7% workforce was involved in it in the agriculture sector that time। और सर आपको पता है इंडिया का कंट्रीब्यूशन में कितने परसेंट था?
25% है। Whenever you just come in the school, बिना पूछे आप दूसरे बच्चों को बताओ, तुम्हें नहीं पता 18% जीडीपी थी हमारे देश में एग्रीकल्चर की। फिर उसके बाद क्या बताओ उनको, बताओ 47 बताओ। चाइना का पता है तुम्हें कितने परसेंट था, तो चाइना के बारे में बताओ इस तरीके से। तब जाके कहीं ना कहीं डाटा हमेशा परमानेंट होता है माइंड में। अगर आप इसको मैंने पढ़ा है और आपने सुन लिया, सोचो याद हो जाएगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। इंडस्ट्री contributing 25% हो जाएगा। their contribution GDP higher, obviously contribution to GDP is higher than output from agriculture। GDP is higher than the output से ज्यादा from agriculture में ज्यादा था। सर्विस सेक्टर contributed to highest 57% to GDP with only 25.8%। सर्विस सेक्टर का 57% to GDP, 28% वर्कफोर्स, और वर्कफोर्स 47%, एग्रीकल्चर 25% है, 25% किसमें था, सेकेंडरी सेक्टर का। और सर्विस सेक्टर का कितने परसेंट लोग लगे हुए थे, 28%। सर्विस सेक्टर इमर्जिंग मेजर प्लेयर ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। सर्विस सेक्टर को ही इंडिया में क्या माना गया था, मेजर माना गया था। दिस इज द जस्ट नॉलेज अबाउट चैप्टर। बट आपको जब आप एनालाइज्ड कब होगा, रियल कब होगा, जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आएंगे ना, तब हम उनमें पढ़ेंगे, तब हम आपको समझेंगे कि भाई चैप्टर में रियल में कौन था। सर्विस सेक्टर बेटर इन इंडिया एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड सेकेंडरी सेक्टर वाज द प्रायोरिटी इन द चाइना। हमें पता है हमारे देश में सर्विस सेक्टर है, मैंने कहा ना सर्विस लेने वाले देने वाले बहुत है यहाँ पे, बट एक्चुअली वर्क करने वाले बहुत कम है। As against China, India has shifted. देखो against China, India has shifted directly to service sector. It was the extreme demerit of our country. बहुत बड़ी extreme है, थी पहले भी और आज भी है, कि हमने ना क्या किया, उठे और डायरेक्टली एग्रीकल्चर से सीधा किसमें ट्रांसफर हो गए हम, सर्विस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग तो हमने की नहीं। हेलो हेलो, यस सर। क्या हुआ? यस सर। हम क्या किया, सुबह उठने के बाद हम क्या करते हैं, ऑफिसर बन जाते हैं। ऑफिसर बनने के बाद हम डायरेक्टली ऑफिस में जाते हैं। हम सोच नहीं रहे मैन्युफैक्चरिंग की, तो हम पैसे कमाते हैं और मार्केट से वस्तु खरीद लेते हैं। वी डोंट थिंक अबाउट हाउ टू मैन्युफैक्चर ऑफ दिस गुड्स। तो सबसे बड़ी डिमेरिट है, जब वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको समझेंगे पॉइंट को और अच्छी तरीके से। तमन्ना फिर चली गई, दोबारा आ रही है, अब क्या भूल के आ गई? हेलो तमन्ना, हेलो, यस प्लीज। अगेंस्ट चाइना सर टर्शियरी सेक्टर पे शिफ्ट इसलिए है क्योंकि इनकम नहीं थी हमारे पास इतनी सेकेंडरी सेक्टर के लिए। एक मिनट, द सर्विस जस्ट अ मिनट, द सर्विस इमर्जिंग ए मेजर एलिमेंट ऑफ द डेवलपमेंट इज ए प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर। प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर का मतलब होता है कि जो एम्प्लॉयर थे वो ज्यादा से ज्यादा इसको क्या करते थे, इसको मतलब अच्छा मानते थे, ठीक है। इसलिए प्रियंका यादव, द प्रोस्पेक्टिव का मतलब होता है चाहने वाले, काम करने वाले। कितने, हाउ मेनी पीपल्स दे वांटेड टू बिकम दैट एम्प्लॉयर इन दिस कंपनी, कि वो चाहते थे। अब तुम कहना चाहती सर्विस सेक्टर में क्यों गए? हेलो, यस सर। इसका देखो एक रीजन है। तुम कहना चाहती सर क्या रीजन रहा था कि इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर स्टार्ट नहीं हुआ? क्लियर दैट यू वांट टू आस्क योर क्वेश्चन, रेज योर क्वेश्चन, सर व्हाट हैपेंड, द सर्विस सेक्टर को ही हमने चुना। पहले इसका रीजन ये बोलेंगे, लैक ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज है, ठीक है। इस तरीके से काफी पॉइंट बन जाएंगे जो हम बताएंगे कि भाई सेकेंडरी सेक्टर इंडिया में डेवलप क्यों नहीं हुआ। यही पूछना चाहते हो कि इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर डेवलप क्यों नहीं हुआ? यस सर। इसके बहुत रीजन है। बेसिक रीजन में बोलेंगे एजुकेशन सेक्टर। देखो मैं थोड़ा मेन पॉइंट बताऊंगा, बट इसमें डिटेल काफी डिटेल से आएंगे। एजुकेशन सेक्टर, एजुकेशन इज ए थ्योरेटिकल education provided in our country, not practical education, but in the developed country, China country, they provided a practical education। आपको इकोनॉमिक्स आती है, आपको मैथ आता है, आपको साइंस आती है, आपको अकाउंट आती है, बट यू डोंट नो हाउ टू इम्प्लीमेंट है। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें? आपने अकाउंट में क्या समझा, अकाउंट में समझा बीएसटी चल रही है, आपने बीएसटी में 3-4 बातें जो मैंने बताई थी। एक बीएसटी में क्या आते हैं कि टैली आती है, साथ में सॉफ्टवेयर आते हैं, और भी एक और मतलब काफी सॉफ्टवेयर आ चुके हैं आजकल, सैप आता है, तो आपने वो नहीं समझे। तो ये सारी अगर बेसिक अगर +1 में +2 में कर लो तो इजिली दैट यू कैन बी
गो इन द सेकेंडरी सेक्टर कि हम भी अपना बिजनेस करेंगे। अदरवाइज आप भी क्या करोगे, एमकॉम करोगे, बीएड करोगे और टीचिंग लाइन, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग में चले जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन में चले जाओगे, कम्युनिकेशन में चले जाओगे, बट आप रियल में इंडस्ट्रियलाइजेशन एरिया में नहीं जा पाओगे। तो हियर दिस ए मैन्युफैक्चर एजुकेशन सेक्टर, गवर्नमेंट पॉलिसीज आल्सो, बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग भी लोन प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है, काफी रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो लाइसेंस पॉलिसी है, टैक्स पॉलिसीज है, which become restrict to set up a industry. Now I want to set up industry, it's my desire, मेरी बड़ी इच्छा जिंदगी में, रियलिटी में हम बताना चाहता हूँ कि मैं इंडस्ट्री लगाऊं। कहाँ से लगाएं, पैसे नहीं है, जमीन नहीं है, कहाँ से लगाएं, मान लो कुछ करके रिस्क भी ले लिया तो देयर इज टू चांस, दो चांस है, या तो सफल होंगे या फिर बर्बाद हो जाएंगे, और बर्बाद हो गए तो लगा लो 10 साल या 15 साल लग जाएंगे दोबारा उठने में, इतने में उम्र चली जाएगी, ठीक है ना। बहुत ऐसा है, गांव में इतने लोगों के पास जमीन होती है, कैपिटल होते हैं, बट वो उनको पास आइडियाज नहीं होता कि क्या इंडस्ट्री लगानी चाहिए। लोन लेके कर लो सर। अरे लोन लेके कर भी, लोन ही तो है, बाकी समझे नहीं, कुछ तो होना चाहिए ना। अगर मान लो 30 या 40% घर का हो तो 50% लोन भी लिया जा सकता है। अब सारा ही लोन लेना पड़े तब कहाँ से इंडस्ट्री चले। अब पहली बात तो देखो, लैंड होनी चाहिए, अच्छी लैंड होनी चाहिए। मेरा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है कि दूध की इंडस्ट्री स्टार्ट की जाए, एक मिल्क की इंडस्ट्री स्टार्ट की जाए, प्योर बिल्कुल, जिसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की भैंसें हो, गाय हो, और कम से कम 10 बिहारी काम करते हो, और बड़े प्रोजेक्ट पे प्लांट हो, दूध को प्रोडक्शन किया जाए, देसी घी बनाया जाए, प्योर देसी घी, और देसी घी के मतलब नाम से बेचा जाए मार्केट में, जो जहर बेचा जा रहा है, दूध बेचा जहर बेचा जा रहा है, तो इस तरीके का प्रोडक्ट बनाया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड किया जाए। आने वाले समय में सारी उम्र भी मैं कहता हूँ, जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक पृथ्वी रहेगा, दूध का इंडस्ट्री बिजनेस खत्म नहीं होगा। Only 10 minutes is left for your here, that is a Zoom। तो इतना बड़ी इंडस्ट्री है, बट लोगों के पास गांव में जमीन है 20 एकड़ है, 30 एकड़ है, उनको ये पता नहीं क्या करना चाहिए। और शहर में आके वो किससे पेड़े खाते हैं, दुकानदार से, और दूध कौन देते हैं, जो गांव वाले दूध बेच के जाते हैं, उससे पेड़े खा के उससे मिठाई खाते हैं, जो नकली मिठाई है। पूरे हांसी में आज देसी घी की मिठाई की दुकान नहीं है क्या? नहीं है। तो इसी तरीके से मैं कहता हूँ बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है, ये नहीं है। चाइना में विजिट करना चाहिए, चाइना विजिट करने के बाद देखना चाहिए क्या इंडस्ट्री सेटअप कर सकते हैं। आप गुजरात जाइए, गुजरात में घर घर में इंडस्ट्री है, छोटी छोटी इंडस्ट्रियां लगा के बैठे हैं। लिज्जत पापड़ की बातें करें, हैंडलूम इंडस्ट्री, हैंडलूम इंडस्ट्री है, बहुत अच्छी है। पानीपत में है बहुत अच्छी इंडस्ट्री, हैंडलूम भी आने वाले इसमें बन सकती है। और पानीपत का जो माल है वो सारा का सारा विदेशों में भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इसके लिए क्या चाहिए डियर, पहले तो कैपिटल चाहिए। नहीं, कैपिटल से पहले लैंड चाहिए, भूमि है भाई, भूमि कम से कम 1 एकड़ होनी चाहिए, उसके बाद कैपिटल होनी चाहिए। कैपिटल भी घर की होनी चाहिए 50% लोन लेके, तब इंडस्ट्री। लोन कब मिलता है, जब आप इंडस्ट्री रन कर रहे हो, आपको प्रॉफिट हो रहा है, तब आपको लोन मिलता है, और लोन आपको नहीं चुकाते। देखो किसी ने भी स्टार्ट करते हैं, जिंदल है, मान लो अंबानी है, पहले क्या करते, चलाते इंडस्ट्री, फिर ये लोन ले लेते, फिर वापिस ही नहीं करते हैं, तो तब बेनिफिट है। अब लोन इतना ले लिया कि महीने की किस्त बन गई 2 लाख की, लाओ जी कहाँ से दोगे। अचानक थोड़ी स्टार्ट होगा बिजनेस से, अचानक इनकम थोड़ी आएगी, इनकम आते लग जाएंगे। तेल का बिजनेस मैं बताता हूँ, ऑयल है, आने वाले कई सालों में भी तेल मतलब जो होता है सरसों का तेल है, ये इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, और सबसे ज्यादा डिमांडेड रहेगा। फॉर्च्यून बंद हो रहा है, ये रिफाइंड कोई नहीं खाता, सबसे ज्यादा नुकसानदायक है। तो सरसों को तेल का बहुत बड़े लेवल पे अगर इंडस्ट्री सेटअप की जाए तो कितनी बड़ी बात है। चलो लेट्स कम टू द पॉइंट। 5 मिनट रहती है। पाकिस्तान के बारे में नहीं लिखा मैंने, स्ट्रेटजी चाइना के बारे में है। Something was left in the next lecture, we will be completed today, you will on Monday we will complete this chapter, so today you can just do again the comparison. The second was the sectoral contribution China, and then second India, only 2 point, दो करो Monday को finish करके then we will start macro economics का एक chapter start करेंगे हम, स्टार्ट करेंगे। देन बीओपी लास्ट वाले चैप्टर उठाएंगे, दोनों चैप्टर को आपके बुक में देंगे पेपर में। 3 चैप्टर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट से खत्म करवा दो, उनको नहीं देते, बाद में देखेंगे। इजी चैप्टर है बहुत, एम्प्लॉयमेंट के वाले चैप्टर हैं, एनवायरमेंट वाले चैप्टर हैं जो नहीं देंगे, मेन चैप्टर देंगे, और बाकी चैप्टर मैक्रो इकोनॉमिक्स से लेंगे। क्लियर फॉर टुडे, इनफ फॉर टुडे। हेलो, ओके सर। ओके डियर स्टूडेंट।